7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। और आप सभी से ये भी अनुरोध है कि कृपया यह ध्यान रखें कि हमारा जो क्राउड फंडिंग है वो 94% पूर्ण हो चुका है और केवल 100 सीटें अब बची हैं रजिस्ट्रेशन में। साथ ही जो भी हमारी इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं एज टाइटल स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर, उन सब के लिए अभी रास्ते खुले हुए हैं। कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें। तो योगी बाबा ने तौकीर रजा को अंततः गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। कल तौकीर रजा जो थे वो नज़रबंद हुए थे, लेकिन आज अब वो अरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि बाबा ने साफ साफ बिल्कुल एक बयान दे के कहा कि भाई जो जिस भाषा में समझता है हम उसको वैसे ही समझाते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि भाई उन लोगों ने सोचा था कि वो दशहरे के टाइम पे कर्फ्यू लगवा देंगे, यहाँ पर रास्ते बंद करवा देंगे। हमने उनको बता दिया मौलाना को और 7 पीढ़ियों को अब समझ में आ जाएगा। अब ये मौलाना तौकीर रज़ा कौन है? मौलाना तौकीर रज़ा जो है ये बरेलवी मुसलमानों का, जो कि सुन्नी मुसलमानों का भारत में 80% है, उनका बड़ा लीडर है। और जो बरेलवी मुसलमानों के जो ये तबका है, ये जो फ़िरका है, इसके जो फाउंडर थे अहमद रज़ा बरेलवी। तो अहमद रज़ा बरेलवी का के पोते का पोता है ये। तो अहमद रज़ा बरेलवी का वंशानुगत है, उनकी डायनेस्टी है ये। तो अहमद रज़ा बरेलवी साहब के वंशानुगत होने के कारण इसकी बरेली में बड़ी प्रतिष्ठा है। और ये आज से नहीं, बहुत समय से बार-बार धमकी देता रहा है। बार-बार इसने धमकी दी है कि अगर मुसलमान सड़क पर उतर आया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वो व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दीन की दावत दे दी थी। आप लोग याद कीजिए, इसने बाकायदा दीन की दावत दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि कह दिया होगा संभवतः योगी जी से कि भाई अ, अब तुम्हें छूट है। क्योंकि भाई बहुत बड़ा नेता है, लगता है लॉ एंड ऑर्डर का जब अरेंजमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो देखते हैं कि भाई किसी ऐसे को गिरफ्तार कर लो जिसकी वजह से लोग और भड़क जाएँ, तो फिर वो दिक्कत वाला मामला होता है। इसी वजह से ये जो मौलाना वगैरह हैं, जो ये बचे रहते हैं। कल बरेली में जुम्मे के दिन ये ज़बरदस्ती ट्राई किया गया। इसी ने तकरीर की है और जुमे की नमाज के बाद में ये पूरा षड्यंत्र जो था वो इसी का था। ये अब ये ये जो है ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भाई तौकीर रज़ा मौलाना जो है वो इसकी जड़ में है। तो तौकीर रज़ा को योगी जी ने जेल भिजवा दिया, यानी कि सम्यक धाराओं में निरुद्ध करके उसको कारागार पहुंचा दिया गया। अब ये सम्यक धाराएँ कौन-सी हैं ये पता चल जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो ये दंगे वाली धाराएँ हैं ये तो होंगी ही होंगी। ये 192 और 196 वगैरह जो है बीएनएस की, ये तो होंगी ही होंगी। 152 तो इसके ऊपर नहीं लगी होगी, वो तो सोनम वांगचुक के लिए रिज़र्व है, क्योंकि 150 लग जाए तो उसके बाद तो एनएसए का केस भी बन जाता है। लेकिन तौक़ीर रज़ा आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा था? तौक़ीर रज़ा उन्हीं बरेलवियों की औलाद है जिनके संस्थापक यानी शेख अहमद रज़ा बरेलवी साहब जो थे
वो पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी बनाने का सपना देखा करते थे। तो कहा भाई भारत को इस्लामी बनाना है और भारत को इस्लामी बनाने के लिए फिर जो रास्ता बरेलवियों ने चुना वो ये था, नया मदीना वाला रास्ता। नया मदीना मतलब पहले पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान बना के वहाँ पर अपनी हैसियत बढ़ाओ, अपने आप को वहाँ पर मजबूत करो और वहाँ पर मजबूत होने के बाद में दिल्ली फतेह करो, उसी तरह से जैसे कि पुराने मुगलों ने की थी या मुगलों से पहले जो और थे तुर्क और अफ़गान उन्होंने की थी, उस तरह से दिल्ली फ़तेह करनी है और उसके लिए हमें हुज़ूर की तरह यानी नबी हुज़ूर की तरह हमें हिजरत करनी पड़ेगी। पहले हम हिजरत करके बाहर जाएँगे और उसके बाद फिर हम वहाँ अपने आप को मजबूत करके जैसे कि मक्का से मदीना गए थे हुज़ूर साहब, और वहाँ से फिर अपने आप को मजबूत करके फिर यहाँ हमला करेंगे और दिल्ली जीत लेंगे। क्यों? क्योंकि साहब ये जो पूरा पूरा बर्र-ए-सग़ीर है यानी भारतीय उपमहाद्वीप, ये पूरा का पूरा अ, इस्लामी खित्ता है। एक बार जहाँ इस्लाम का राज हो गया, वहाँ हमेशा इस्लाम का राज होना चाहिए और यदि इस्लाम से कहीं दूसरे के पास सत्ता चली गई, तो जिहाद फ़र्ज़ है, वो फिर दारुल हर्ब हो जाता है। ये तो आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, जस्ट एक मैंने थोड़ा-सा इसको समराइज़ कर दिया। लेकिन अभी जो है वो दिक्कत इनको ये बहुत बड़ी आ गई कि मौलाना तौक़ीर रज़ा जो थे, वो आगे की जो प्लानिंग है, वो आगे की प्लानिंग किसने कर रखी थी? आगे की प्लानिंग सारी की सारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर रखी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत बड़ा धक्का लगा, जब उनका वक्फ बाई यूज़र का मामला जो था, वो सारा का सारा कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया और ये कहा कि भई ये वक्फ बाई यूज़र हटा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी जो है वो 90% क्या बल्कि लोग कह रहे हैं कि 95 से 99% जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं, वो अनरजिस्टर्ड हैं। और अनरजिस्टर्ड होने की वजह से ये वक़्त में रजिस्टर हो नहीं सकती हैं और वक़्त में रजिस्टर हो नहीं होंगी तो फिर ये इल्लीगल कहलाएँगी और इल्लीगल कहलाएँगी तो फिर सरकार इनको कभी भी हस्तगत कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। एक्वायर क्या कर लेगी? सरकार की ही है, सरकार उनको जो है वापस अपने हाथों में ले लेगी। इसी तरह से एएसआई की बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, उसमें ये कब्ज़ा जमाए बैठे हुए हैं और कब्ज़ा जमा के वहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे और तरह के और काम करते हैं। वो एक तरह से इस्लामी संपत्तियाँ ही बन गई हैं, जिस तरह से आपकी हरिहर मंदिर या वो तथाकथित जामा मस्जिद संभल वाली। अब 3 तारीख को 3 अक्टूबर को एक बड़ा प्लान है। इसी वक़्फ़ की चोट खाए हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुम्मे के दिन 3 अक्टूबर को ये प्लान किया है कि पूरे भारत में बंद कराएँगे। तो जब मुसलमान बंद कराने निकलता है तो आप जानते हैं क्या होता है? वही होता है जो बरेली में हुआ। तो योगी जी ने तो बता दिया है कि भाई तुम अगर इस तरह की हरकत करोगे, तो तुमको हम ज़ेन जी नहीं मानेंगे। यानी कि जैसे कि सोनम वांगचुक को थोड़ी-सी लैटीट्यूड दे दी गई थी, थोड़ी-सी लॉन्ग रोप दे दी गई थी, वो लॉन्ग रोप उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं मिलेगी। यदि उत्तर प्रदेश में आप सफल नहीं होते हैं, तो आपका सारा आंदोलन वैसे ही फ़ेल है। क्योंकि सबसे अधिक वक़्फ़ संपत्तियाँ भी उत्तर प्रदेश में हैं और वक़्फ़ संपत्तियों में सबसे बड़ा अनरजिस्टर्ड पोर्शन भी उत्तर प्रदेश में ही है और उत्तर प्रदेश में ही वक़्फ़ संपत्तियों को वापस लेने की इफ़ेक्टिव प्रभावी कार्यवाही हो रही है। तो इन सब से तो ये लगता है कि इसीलिए पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने इन बरेलवियों को फ़ोन करके ख़ास तौर से तौक़ीर रज़ा को फ़ोन करके, क्योंकि तौक़ीर रज़ा ने कई बार इस तरह की हरकतें की लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। एक बार थोड़ी देर के लिए थाने में रोक लिया गया था, तो वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन फिर उनके जो खैर-ख़्वाह बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने उनको छुड़वा दिया। अब जो है वो पूरी तरह से न केवल पकड़ के उनको नज़रबंद किया गया पहले, कल मैंने आपको बताया था कि वो नज़रबंद हो गए हैं। लेकिन इस बार खाली नज़रबंदी पे नहीं छोड़ा गया, उनको बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके उनको भेज दिया गया। अब तौक़ीर रज़ा ये बेवकूफ़ी क्यों कर बैठे? क्या उनके पास मौलाना कलीमुद्दीन अंसारी का एग्ज़ाम्पल नहीं था? जो संपर्क कलीमुद्दीन अंसारी के थे,
वो तो कम से कम तौक़ीर रज़ा के पास नहीं थे। कलीमुद्दीन अंसारी तो भाई पूना इत्याद में इनवाइट किए जाते थे, उनके तो आरएसएस वालों से भी बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने उनकी आँखों पर भी पर्दा डाल रखा था, लेकिन उसके बावजूद वो अरेस्ट हुए। उनका पूरा का पूरा जो उमर गौतम वग़ैरह के साथ मिल के जो पूरा एक बड़ा कन्वर्शन का जो धंधा उन्होंने चला रखा था, वो सारा का सारा एक तरह से उसका पर्दाफ़ाश हुआ और उसके पर्दाफ़ाश होने के बाद में 2-1 साल जेल रहे और बड़ी मुश्किल कंडीशंस पे उनको छोड़ा गया है। जिसमें आप वो उनका जो पूरा कारोबार है वो चौपट हो चुका है। इसी तरह से वो छांगुर बाबा वाला मामला हुआ। वो छांगुर बाबा वाला भी किसने आखिरकार किसने उसके ऊपर इफ़ेक्टिव कार्रवाई की? बाबा जी ने की। तो ये जो छांगुर बाबा हैं, कलीमुद्दीन अंसारी हैं, ये वक़्फ़ है, इन सबको लेके एक बड़ी बेचैनी है इस समाज में। और चूँकि मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं की है और वो टीएलपी जब से पाकिस्तान में पॉपुलर हो गई, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है टीएलपी जिसका वो इस वक़्त साद रिज़वी उसका है और उसका बाप हुआ करता था खादिम रिज़वी, जिसने बरेलवियों को संगठित करके और उनको एक फ़ोर्स बना दिया। क्योंकि वहाँ पर देवबंदियों की चलती थी, जबकि देवबंदी तादाद में बहुत कम थे। ये तो ख़ैर उनकी जो है शिकायत शुरू से ही है, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान बनवाया हमने और वहाँ पर चलती जो है वो जमात इस्लामी वालों की है और चलती जो है वो देवबंद वालों की है। ये उनकी तकलीफ़ हमेशा से रही है। तो जो बड़ा तबका होते हुए इसको साथ में लाके ये एक प्रकार से ट्रायल बैलून कर रहे थे, वो ट्रायल बैलून हो गया है पंक्चर। और योगी बाबा ने साफ बता दिया उसको कि इनको पता नहीं था क्या कि यहाँ सत्ता किसकी है। मौलाना की 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी और हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड वालों और ओवैसी साहब, आप भी अच्छी तरह से याद कर लो। बिहार चुनाव सर पर है, तमाशे ज़्यादा ना करो। ज़्यादा अगर पोलराइज़ेशन हो गया, तो तुमको भी लेने के देने पड़ जाएँगे और आरजेडी वालों को और इंडी वालों को भी लेने के देने पड़ जाएँगे। या फिर शायद ओवैसी यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।